प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का अति लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, यदि अभी तक आपने बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को नहीं देखा तो अपने इस YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को देख सकते हैं और उसे तैयार कर सकते हैं। आप परीक्षा में फेल ना हो ऐसा आपके लिए किया जा रहा है। आज से आपका स्कूटनी का फॉर्म जो है, जो बच्चे जो भाई बहन फेल हो गए हैं, अभी आपका रिजल्ट आया है बीटीसी का, उसमें फेल हो गए हैं, तो आप स्कूटनी का फॉर्म भरकर अपनी कॉपी फिर से रीचेक करवा सकते हैं कि यदि आपको लगता है कि हम पास थे, फेल हो गए हैं। काफ़ी बच्चे गणित और अंग्रेजी में ही फेल होते हैं। डर लगता है आपको, डरने की जरूरत नहीं है। आपका अपना यह YouTube चैनल अब आपको फेल नहीं होने देगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और जिस सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर का पूरा मैथ का वीडियो देख डालना आपको। चलिए आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला सवाल। कहता है कि दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। और पिछले वीडियो में आपको माध्यिका ज्ञात करना सिखाया गया था कि माध्यिका संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखें। क्या करें? पहले संख्याओं को आप पहले आरोही क्रम में लिखें। क्या लिख लें? आरोही क्रम में लिख लें। तो चलिए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। किससे क्रम में? आरोही क्रम में लिखने पर। बात समझ में आ रहा है? आरोही क्रम में लिखने पर। अब देखिए इसमें जितनी संख्याएं लिखी आरोही क्रम में, 0, फिर उसके बाद 1, 3, 3 हो गया, मिलाते चलिएगा, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 4 बार है 6, 4, 6, 6, 6। अब आप देखेंगे है 9, 9, 9, 9, 9। देखिए कितने पद बन गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने पद गए? बन गए 11। मिला लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 पद आपके हैं। 11 पद मतलब 11 संख्याएं हैं। इनका माध्यिका ज्ञात करना है तो आपको बताया गया है कि माध्यिका बराबर होता क्या है। क्या होता है भैया? माध्यिका बराबर होता है n + 1/2 वां पद। बात समझ गए ना? वां पद। तो n मतलब क्या हो गया? 11। 11 + 2/2 तो 11 1 11 1 है। 11 1 12/2 तो 2 छक। क्या लिखना आपको? 2 छक 12, यानी 66वां पद सवाल का आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 66वां पद 6 है तो दिए गए सवाल का माध्यिका क्या होगा? अतः माध्यिका बराबर, आपको क्या लिखना है? माध्यिका बराबर 6 होगा। क्या होगा भैया? 6 होगा और उत्तर लिख देना। इस प्रकार से आपको सवालों को लगाना है। और वैसे तो मैं बताऊं, अगर माध्यिका कहीं ऐसा डायरेक्टली दिया गया है माध्य ज्ञात करने के लिए तो पदों का योग बटे पदों की संख्या भी कर सकते हैं। आपको माध्यिका दिया हो तो पक्का है आरोही क्रम में सेट करो। अगर यहाँ विषम पद आते हैं तो क्या करना है? n + 1/2। यदि विषम पद नहीं आते हैं, सम पद आते हैं तो भी मध्य की 2 संख्या बटे 2 करना है। आपको ध्यान रहे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आपको यदि ना समझ में आए पुनः वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। चलिए आइए अगला सवाल कहता है करणीगत राशियां हैं। तो आपको लिखना है करणीगत राशियां। वह राशियां कौन कौन सी हैं जो करणीगत है? तो देखो √2, √3 या ऐसे 4√5 या जो भी लिखा हो x, y, ये सभी करणीगत राशियां हैं। बस इतना ही आपको लिखना है।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है आपका, कहता है करड़ी का घातांक बताइए। करड़ी का क्या बताइए? घातांक बताइए। करड़ी का आपको घातांक बताना है तो करड़ी का घातांक जैसे लिखा है 2, यहाँ पर कुछ ना लिखा हो, मैं 2 लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है x 5 और यहाँ पर लिखा है pq, यहाँ पर लिखा है 7। तो इसकी घातांक आपका है, इसका घातांक क्या है? 2 है। इसका घातांक क्या है आपका? घातांक 3 है। इसका घातांक आपको 5 लिखना है, इसका घातांक लिखना है 7। इस प्रकार से सवाल का उत्तर हो जाएगा और आपको लिखना है हल या उदाहरण या उत्तर, ऐसे लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं भैया? घनमूल निकालने की कितनी विधियां, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको लिखना है उत्तर या हल, जो भी आप लिख सकते हैं। उत्तर लिखें या हल लिखें, मर्जी आपकी है। तो देखिए आपने लिखा हल। घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं? तो घनमूल वह राशियां जो आपस में अपनी ही संख्या से 3 बार आपस में गुणा की गई हों, वही राशियों का हम घनमूल निकाल सकते हैं। या ऐसी राशियां जो पूर्ण घनमूल हों, उन्हीं का हम क्या निकालते हैं? घनमूल निकालते हैं। और घनमूल निकालने की 2 विधियां हैं। घनमूल निकालने की कितनी विधियां? आप लिख सकते हैं वह राशियां लिख सकते हैं जो पूर्ण घन हो या पूर्ण घन होती हैं, उनका घनमूल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है भैया? घनमूल निकाला। उनका ही घनमूल निकाला जाता है या निकाला जा सकता है। क्या ये बात समझ गए ना? उनका ही घनमूल निकाला जा सकता है। और घनमूल निकालने की 2 विधि है। बात समझ गए ना? घनमूल निकालने की 2 विधि है। क्या भैया? 2 विधि है। ठीक है ना? बात समझ में आ जाएगा। पहली विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। और दूसरी है, पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है शॉर्ट ट्रिक, ऐसे कह सकते हैं लघु विधि, कुछ कह सकते हैं आप लघु विधि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? लघु विधि, यानी शॉर्ट ट्रिक या शार्ट तरीके से, जैसे भी आपको घनमूल निकालना, मतलब आप जैसे भी घनमूल निकाल सकते हैं, उस प्रकार से क्या कहा जा सकता है? शॉर्ट विधि कहा जा सकता है। तो घनमूल निकालने की कितनी विधियां? 2 विधियां हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है बेलन किसे कहते हैं? बेलन किसे कहते हैं? बेलन, अब देखिए आपको लिखना बेलन की परिभाषा। तो आप लिख लीजिए हल और आपको लिखना है बेलन। क्या लिखना है? बेलन किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है, देखिए बेलन, जैसे मैं आपको समझा दूं, एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। इसके लंबाई के प्रतः या ऊंचाई के परितः आपस में जब घुमा दिया जाता है, चारों ओर चक्रीय क्रम में, इससे प्राप्त जो आकृति बनती हो, क्या हो जाती है? बेलन हो जाती है। बात तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी बेलन वह आकृति होती है या एक आयताकार कागज के टुकड़े को, ऐसे चलिए लिख दिया जाता है, एक आयताकार कागज के टुकड़े को, एक आयताकार कागज के टुकड़े को उसके लंबाई या ऊंचाई के परितः घुमाने से बनी आकृति बेलन कहलाती है। बात समझ में आ जाएगा? क्या कहलाती है? बेलन कहलाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक आयताकार कागज का टुकड़ा है, इसको इसकी ऊंचाई के प्रति घुमा दिया गया
तो क्या बन गया, बेलन बन गया। यहाँ पर बेलन की ऊंचाई होती है, क्या होती है भैया, बेलन की ऊंचाई होती है, ऊंचाई बराबर क्या होती है, h। और जो बेलन की त्रिज्या है, इसमें क्या होता है, बेलन की त्रिज्या होता है, और ये जो होती है चौड़ाई, ये r के रूप में नोट करते हैं। बेलन का आयतन होता है, बेलन में आयतन निकाला जाता है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र रखिएगा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच घन, घन इकाई कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, घन इकाई या इकाई का घन कह सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप कह सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, यह सूत्र होता है जिसे आप याद रख सकते हैं और सवालों में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा नंबर मिल सके। क्या बातें समझ में आ जाएगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए। शंकु किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं, तो चलिए शंकु के बारे में समझते हैं। तो आप लिखिए शंकु, और शंकु के बारे में भी चलिए समझ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए, एक समकोण त्रिभुज को, एक समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः, उसके ऊंचाई के परितः घुमाने से, ऊंचाई के परितः घुमाने से बनी आकृति शंकु कहलाती है। क्या कहलाती है, शंकु कहलाती है। क्या ये बातें आपको समझ में आ जाएगी, शंकु कहलाती है। जैसे मैं आपसे ले लूं, एक समकोण त्रिभुज ले लिया और इसको इसकी ऊंचाई के परितः घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो क्या बन गया, देखिए आप, क्या बन गया, एक शंकु बन गया। क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। अब इस शंकु में क्या होता है, ऊंचाई होती है। ये क्या है, ऊंचाई। शंकु में क्या होती है, एक ऊंचाई होती है, ऊंचाई बराबर यच होता है। शंकु में क्या होता है, त्रिज्या होती है, त्रिज्या बराबर आर होता है। इसकी तिर्यक ऊंचाई भी होती है, तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई ये है जिसे हम यल से नोट करते हैं, और त्रिज्या आर है, ऊंचाई यच है। तिर्यक ऊंचाई हम कह सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई बराबर यल होता है। अब शंकु का आयतन का सूत्र मैं बता दूं, शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, याद कर लो। शंकु का वक्र पृष्ठ की बात करें, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह दें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर यल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर यल प्लस आर होता है। हाँ, शंकु में तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का मैं सूत्र आपको बता दूं। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र आपको याद रखना है। तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करना है, तब जाके तिर्यक ऊंचाई आएगी। इस प्रकार से पूरा शंकु की व्याख्या हो गई है। यदि आपको कोई वीडियो या कोई प्रश्न ना समझ में आए, या आपकी कोई टॉपिक जो आपको ना समझ में आ रहा हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर सेंड करें, ताकि उस पर हम एक वीडियो जरूर बनाएं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और स्क्रीनशॉट लेते सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि एक 24 सेंटीमीटर, क्या दिया है भैया, कह रहा है यदि एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या ज्ञात करना है, और किसका मान दिया गया है, शंकु का आयतन दिया गया है। और मैं शंकु आपको बनाकर दिखा दूं, एक शंकु दिया गया है, और इस शंकु की ऊंचाई दी गई, ऊंचाई मतलब यच बराबर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, और आपसे त्रिज्या पूछा है और इसका आयतन दिया गया है। तो आपको मैंने अभी पीछे बताया आपको शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता क्या है,
शंकु का आयतन बराबर होता है, पहले यहाँ देखो 1232 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और शंकु का आयतन होता है सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232 सेंटीमीटर। देखो 3 बटे में है तो 3 गुणे में चला जाएगा। अगली लाइन में लिखते हैं, चलो 1232 3 बटे में है तो 3 गुणे में चला गया। पाई का मान 22/7, पाई का मान याद रख लो, पाई का मान सदैव 22/7 होता है, या ऑप्शन में या क्वेश्चन के लास्ट में दिया रहता है 3.144। पाई का मान 22/7 तो इधर क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। यच का मान देखो दिया गया है 24 और यच इधर गुणे में है तो यहाँ आ जाएगा बटे में, यहाँ रह गया आर स्क्वायर। अब देखोगे 3 एकन 3 अठे 24 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और यहाँ 11 एकन 11 1 12 13 11 एकन 11 2 13 11 दूनी 22 8 दूनी 16 16 7 112। अब आप देखोगे आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 रह गया, वर्ग का उल्टा वर्गमूल कर दोगे तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, और लिखोगे कि उत्तर बराबर यानी इस शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है एक शंक्वाकार टंकी है, एक टंकी है, फिर से एक शंकु आपको आ गया, एक शंक्वाकार टंकी है भैया, टंकी है शंक्वाकार, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर यानी एच बराबर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है, और इसके आधार का व्यास 64 यानी पूरा 64 दिया है। तो आर बराबर त्रिज्या, मैंने बताया कि त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है, यानी 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। कह रहा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो भैया शंकु की तिरछी ऊंचाई, अभी मैंने सूत्र बताया है आपको, अभी मैंने सूत्र आपको बताया है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई या शंकु की तिर्यक ऊंचाई आप लिख लो, क्या लिख लो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में क्या होता है आर स्क्वायर। चलो एच का मान कितना है 60, 60 का आप वर्ग करोगे और प्लस आर का मान है 32, 32 का भी वर्ग करोगे, 60 का वर्ग होगा 6 का 36 यानी 3600 प्लस में 32 का वर्ग 1024 होता है। आप 32 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लो तो आसान होगा, इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 4624 अंडर रूट में आ जाएगा। अब तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है तो आपको मैंने वर्गमूल निकालना शॉर्ट वीडियो में जरूर सिखाया है, वहां से जाकर आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक बार फिर से मैं वर्गमूल निकालना आपको सिखा रहा हूं। आपको क्या लेना है, इकाई अंक देखना है, ये किस संख्या के वर्ग में आता है, या तो 2 दूनी 4 या तो 8 अठाई 64, दो संख्या काट देनी। किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है तो 6 का 36 और 7 सते 49 ज्यादा हो जाएगा। अब 6 जो लिए थे उससे एक संख्या ज्यादा, 6 सते 42 से ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला, यानी इसका मान आएगा 68 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, इस शंकु की जो तिरछी ऊंचाई होगी, शंकु की तिरछी ऊंचाई 68 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगर आपको ना समझ में आए भैया स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए। अगला सवाल आपका कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी देखो मैंने आपको समझाया है, एक शंकु है, मैं हर सवाल को आपको समझा देता हूं, अगर हो सकता तो इस सवाल को आपको दे देता कि भैया होमवर्क के रूप में आप लगा कर लाइएगा, कोई बात नहीं, आप समझिए, फिर से समझिए एक बार। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4, आधार का व्यास 4 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2, तथा इसकी ऊंचाई यानी एच बराबर कितना दिया है 23 सेंटीमीटर। कह रहा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखा है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र अभी आपने क्या लिखा है बता दीजिए जल्दी से, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में क्या आर स्क्वायर। एच का मान कितना है 23, 23 का होल स्क्वायर और प्लस में आर का होल स्क्वायर 2, 23 का वर्ग होता है 529 और प्लस में 2 का वर्ग हो गया 4। अब आप देखेंगे 529 प्लस 4 बराबर 533 आ गया, 9 4 13 यानी 533। 533 संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है,
तो इसका वर्गमूल निकालना अभी अभी वीडियो में सिखाया गया। इसका वर्गमूल हो जाएगा 23.08 सेंटीमीटर और यही सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा और इसे आपको नोट करना है और उत्तर के रूप में बनाकर लिख देना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो भैया औसत बराबर अभी अभी आपको समझाया जाता है कि समझाया गया था माध्यिका में कि भैया औसत लिख लो। चलो लिख लेते हैं सूत्र। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये आपको सूत्र लिख लेना है और पदों का योग कर लेना है। 7 + 4 + 3 + 4 + 7 + 5। अब कितने पद? 1 2 3 4 5 6 पद हैं। चलिए आइए जोड़ लेते हैं। 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 5 30, 30 बटे में 6 तो 6 पंचे 30, यानी इसका मान आ गया 5 और सवाल का उत्तर हो जाएगा कि औसत बराबर क्या हो जाएगा? 5। इस सवाल का औसत क्या हो जाएगा? 5। क्या बातें आप सभी को समझ में आ जाएंगी? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है दो समान आयतन वाले बेलन, दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में है। उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा? देखो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करना है और आयतन समान है। देख लो मैं बता दूं, आयतन बराबर आयतन है, आयतन बराबर आयतन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं आयतन बराबर आयतन, और बेलन का आयतन होता है और बेलन है, ध्यान रहे बेलन, अभी बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या बताए? πr² h, और यहां पर भी πr² h। ध्यान रहे ये 1 है, ये 1 है, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा। दोनों तरफ पाई से पाई खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। और देखोगे आर का मान, यहाँ देखो व्यास दिया गया, व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगना। तो यहाँ त्रिज्या के रूप में क्या रखेंगे? 3/2 का होल स्क्वायर रखेंगे, h1 रखेंगे। यहाँ पाई से पाई खत्म हो गया, यहाँ r2 रखेंगे तो 2/2 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ h2 रखेंगे। बात समझ में आ गया? 2/2 का होल स्क्वायर रखेंगे और क्या रखेंगे? h2 रखेंगे। अब देखोगे कि h क्या पूछा? ऊंचाइयों का अनुपात, h1 है, h2 को उठा के इधर लाओ, h1/h2 आ गया और ये मान उधर जाएगा। यहाँ देखो हल होके खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे ये देखो जाएगा उधर बटे में, तो 3 का वर्ग 9 और बटे में 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4 ऊपर जाने वाला है, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा कि h1/h2 बराबर 4/9 और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है एक खोखली बेलनाकार नली है। एक नली होती है भैया, खोखली होती है, जैसे आप देखते हैं पानी का पाइप या आदि सारी चीजें। खोखली नली जो लोहे की बनी है और 20 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है भैया? 20 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि इसका आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास मतलब ऐसे, आंतरिक व्यास इसका बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक और बाहरी व्यास की बात करता है, कितना कितना? 8 सेंटीमीटर। चलो व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। कह रहा कि इस नली से के बनाने में प्रयुक्त लोहे की बताइए, लोहे। तो देखो भैया, देखो अब आप समझो कि बाहर का बेलन माइनस अंदर का बेलन बराबर उस भाग का आयतन हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा? जैसे मैं एक बेलन बड़ा सा बनाकर आपको समझा दूं, ऐसे है, ऐसे है, बताइए ऐसे बेलन है, और इस बेलन में जब अंदर वाला भाग हम निकाल लेंगे तो यही तो बचेगा, यही भाग तो बचेगा आपका, यही भाग बचेगा तो बेलन का। यानी हम ऐसे कहते हैं बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। अब सूत्र आप लिखना चाहें तो सूत्र लिख लें, बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। देखो नली बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे का आयतन, तो लिख लो आयतन बराबर होगा πr² माइनस πr²h। अब देखो दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लो, और ऊंचाई समान है, ऊंचाई कॉमन ले लो, लेकिन त्रिज्या समान नहीं है तो r² माइनस r² लिख लो।
अब देखो पाई का मान होता 22/7 और ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है और R1 का मान कितना है 4, तो लिखना है 4 का वर्ग और माइनस R2 का मान 3 है तो 3 का वर्ग लिखना है। 22/7 गुणे में 20 और गुणे में 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9, 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9, 16 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ रख देंगे। 7 से 7 कट जाएगा और 22 से जब हम 20 में गुणा करेंगे तो 22 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और एक 0 आएगा, घन सेंटीमीटर सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। यानी जो पाइप बना है उसमें लगा धातु यानी लोहे का आयतन या धातु का आयतन बराबर होगा 440 घन सेंटीमीटर। बात समझ में आ जानी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। दिए गए सवाल का गुणनखंड करना है तो आप लिख लीजिए, हल कीजिए और गुणनखंड करिए। चलिए इसके लिए आपको x² लिखना है और क्या लिखना है +12। अब ऐसा 12 का तोड़ करो ताकि योग में 7 आए और गुणा में 12, तो मैं लिख देता हूं 4 तियां 12, इसे भी माइनस इसे भी माइनस। अब दोनों को जोड़ो -4 -3 -7, लेकिन दोनों का गुणा करो तो आएगा क्या +12 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो एक जगह 4 वो भी माइनस, चलो -4x और -3x में इसे तोड़ दिया। दोनों में से x कॉमन ले लो, चलो x कॉमन हुआ, माइनस रह गया 4, अगले में से -3 कॉमन ले लो, रह जाएगा x और -4 रह जाएगा। दो पदों में से x -4 को भी कॉमन ले लो आप, x -3 रह जाएगा और यही इसका क्या है भैया गुणनखंड है, या ऐसे कह लो कि इसका उत्तर है। बात समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहो, ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देखते रहो। अगला सवाल आपका दिया गया है कि भैया x² हल, इसका भी गुणनखंड ही आपको करना है। x² प्लस में 9x प्लस में 20 का गुणनखंड कीजिए। फिर से मैं लिखता हूं x² प्लस 20। अब देखिए यहाँ 9 आया है और 20 है, तो गुणा ऐसा करो कि 20, लेकिन जोड़ो तो आए क्या 9, तो मैं लिख देता हूं 5x प्लस में 4x। देखो 5 चौक 20, 5 4 9, बस। अब x कॉमन ले लो यहां से तो बचेगा x प्लस 5, अगले ब्रैकेट में 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 4 पंचे 20 यहाँ। अब दोनों में x प्लस 5 भी आप कॉमन ले लो, बच जाएगा क्या x प्लस 4 बच जाएगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। भैया क्या बातें समझ में आ रही हमारी? नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके देखते चलो। अगला सवाल है, कह रहा कि cos 3 थीटा प्लस cos थीटा sin 3 थीटा प्लस sin थीटा बराबर cot 2 थीटा। इसे क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है भैया? सिद्ध करना है। अब ध्यान देना है, ये सवाल बहुत खतरनाक है। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो सवाल नहीं लगेगा, सूत्र नहीं याद तो सवाल नहीं, यदि सूत्र नहीं तो सवाल नहीं, सूत्र नहीं तो सवाल नहीं। चलो मैं बताता हूं, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र याद करो, 2 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में cos c माइनस डी बाई 2, ये सूत्र याद रखना है। अगर आपको मिला cos c प्लस cos d मिल गया, क्या मिल गया? cos c प्लस cos d मिल गया, तो इसके लिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में cos c माइनस डी बाई 2, ये लिखना है आपको, ये सूत्र लगाना इस सवाल में तब जाके आए। अब आपको क्या करना है? बायां पद लेना है, यानी यल एच यस लेना है, या इसको आप लिख लो हल कीजिए और यल एच एस ले लो भैया cos 3 थीटा प्लस cos थीटा और बटे में क्या है? sin 3 थीटा प्लस में क्या? sin थीटा। चलो यहां अब आप क्या करोगे? सूत्र लगाओ, cos थीटा प्लस cos c प्लस cos d, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा लगाओ, 2 cos c प्लस डी यानी 3 थीटा प्लस थीटा और बटे में क्या? 2, और फिर इनटू में फिर cos लगाओ, cos 3 थीटा माइनस थीटा और बटे में 2 लगा दिए। अब अगला फिर बटे में लगाओ, यहां पर 2 साइन थीटा
c प्लस डी लिखो, c प्लस डी बाई 2 और फिर लिखोगे कॉस c प्लस डी यानी 3 थीटा, आपको लिखना है 3 थीटा और माइनस थीटा बटे में 2 लिखना है। देखो लिखा कि नहीं लिखा, आपको भी लिखना है। देखो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ सरल करो, 3 1 4 बटे में 2 हो जाएगा कॉस 4 थीटा बटे में 2 और वहाँ देखो कास हो गया, 3 में से 1 गया 2 थीटा बटे में 2 और बटे में देखो ये 2 तो खत्म हो गया, आ गया साइन 3 थीटा प्लस 1 4 थीटा बटे में 2 और यहाँ देखो कास 2 थीटा बटे में क्या आ गया 2। अब देखो ये दोनों आपस में कट गए और यहाँ देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो आया क्या कॉस 2 थीटा अपान में क्या आया साइन 2 थीटा आ गया। अब आपको जैसा पता है कि कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट, क्योंकि साइन बटे कॉस टैन, कॉस बटे साइन बराबर क्या होता है कॉट, यानी कॉट 2 थीटा, अतः यह सिद्ध होता है। आपको लिख देना अतः सिद्ध होता है। क्या बातें समझ में आई? लेकिन ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, तब जाके ये सवाल लगा पाओगे। सूत्र नहीं तो सवाल नहीं, ये नोट कर लो, सूत्र याद रखना पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला कहता है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करो। तो देखो भैया कुछ करना नहीं है, आप LHS ले लो। LHS है भैया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो हम यहाँ tan को बदल देते हैं, tan को लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा। हम देखो साइन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ बचा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब देखो इसमें एलसीएम लेके जब करोगे तो आप आएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है, यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया ना। अब देखो यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा रहेगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नोट करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है टैन, अतः आप अब लिखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या टैन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद अगर चाहो तो ट्रांसफर कर लो, थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, टैन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और उसके बाद लिखोगे इति सिद्धम लिख सकते हो, इति सिद्धम लिख सकते हो या जो मन करे आप लिख सकते हो, इति सिद्ध लिख सकते हो। क्या सिद्ध हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है साइन 48, बहुत सवाल है भैया, थोड़ा टाइम टेकन वाला सवाल है इसलिए समझते रहिए। चलिए हल करते हैं और कहते हैं क्या है, कहता है कि साइन 48 अंश बटे में कॉस क्या दिया गया है कॉस 42 अंश, ठीक है ना, प्लस में क्या दिया गया है कॉस 48 अंश और बटे में साइन 42 अंश। कह रहा इसका मान 2 के बराबर सिद्ध करो, तो मैंने क्या ले लिया है LHS ले लिया है, LHS ले लिया है, ठीक है। देखो साइन को बदलो चाहे कास को बदलो, कास को बदलो चाहे साइन को, किसी एक को बदलना, मैं कॉस को बदल देता हूं। देखो साइन 48 अंश बटे में कॉस को कॉस रहने दो अभी, और 42 को लिख सकते हो क्या 90 माइनस 48 लिख सकते हो। देखो 90 माइनस 48 बराबर क्या होगा, 10 में से 2 8 गए 2 और 8 में से 4 गए 4, 42 है ना, यहाँ 42 लिखा था कि नहीं, इस 42 को हम लिख सकते हैं, ध्यान रहे ये सारी चीजें ध्यान देते चलोगे। और प्लस में ऊपर कॉस को कॉस 48 रहने दो और नीचे साइन को भी साइन रहने दो, 42 को अभी आपने बदला है 90 माइनस में क्या 48। अब एक चतुर्थांश वाला नियम काम करता है और साइन बदलता है किस में, साइन किस में बदलेगा कॉस में, बात समझ गए ना, और साइन बदलेगा कॉस में, टैन बदलता है कॉट में,
tan बदलता है cot में और sec बदलता है cosec में। क्या बात समझ में आ जाएगा? cosec में। लेकिन 90 में बदलता है, 180 में नहीं बदलता है, 270 में बदलता है, 360 में नहीं बदलता है। तो देखो ऊपर तो रह जाएगा साइन ही रह जाएगा, साइन 48, और नीचे कास 90 बदलता है साइन में, तो क्या हो जाएगा? साइन साइन और क्या आ जाएगा? पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होता है, ध्यान देना है, इसमें आल पॉजिटिव। इसमें क्या है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। इसमें क्या होता है? टैन और कॉट पॉजिटिव। इसमें सेक और कॉसेक, बात समझ रहे हैं ना? कॉस और सेक पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो चलो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस 48 को रहने दो, और नीचे देखो साइन 90 में बदलता है तो क्या हो जाएगा? कॉस 48 आ जाएगा। साइन 48 बटे में ऊपर भी, कास 48 बटे में ऊपर भी, तो 1 + 1 बराबर क्या हो गया? 2। अतः लिखना आपको LHS = RHS, और सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि cos A, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सवाल भर के रखा है। क्या भैया? ट्रिग्नोमेट्री का सवाल भर के रखा है। चलो हम हल करते हैं पुनः फिर से। देखो कि दिया है cos A बराबर √3/2 हो तो साइन A का मान ज्ञात करो। देखो 2-3 तरीके से निकाला जा सकता है, मर्जी आपकी। सूत्र से लगा सकते हो इसे, चूंकि आपको पता है कि cos A बराबर होता है √1 - cos बराबर होता है साइन बराबर। आप याद रखो, क्या लगाओ? साइन, क्योंकि साइन का मान याद रखना है, तो साइन बराबर साइन A बराबर होता है √1 - cos² A। आप ऐसे याद करो। अब देखो √1 - cos² A की जगह क्या रखोगे? √3/2। जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4, तो मैं सीधे लिख देता हूं 3/4। 4 × 1 - 3 बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 अंडर रूट में। और देखो 1 का √1 होता है, 4 का √2 होता है, इसलिए साइन A बराबर उत्तर में क्या आ जाएगा आपका? उत्तर बराबर 1/2 हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? नोट करते चलो और समझते चलो। ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः पीछे से देखते चलो। कह रहा कि साइन -210 अंश का मान ज्ञात करो। देखो दिया है कि भैया साइन -210 अंश का मान ज्ञात करना है, तो चलिए मैं ज्ञात करता हूं, आप भी समझते रहो। पहले माइनस को आगे कर लो तो हो जाएगा साइन 210 अंश। अब साइन को साइन ही रहने दिया जाए, इसे थोड़ा सा तोड़ फोड़ कर दिया जाए, 180 + 30 लिख सकते हैं, या 270 - 60 भी लिख सकते हैं। 180 में इसलिए मैंने रखा, मैंने अभी आपको समझाया कि 180 में नहीं बदलता है, तो साइन 180 साइन ही रह जाएगा और आ जाएगा 30। ध्यान रहे माइनस लिखा, लेकिन अभी आप ध्यान दो, 180 और +30 यानी इसमें आ रहा, इस चतुर्थांश में आ रहा, इसमें साइन माइनस होता है, इसलिए क्या लगेगा? माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताओगे साइन 30 का मान याद कर लो, साइन 30 का मान होता है 1/2, और यही आप सबका सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हो? भैया चक्रीय चतुर्भुज से कुछ समझते हो कि नहीं समझते हो? चक्रीय चतुर्भुज से कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो और उसकी सभी भुजाएं या सभी शीर्ष किसी चक्रीय किसी वृत्त के परिधि को स्पर्श करती हों, ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ में आया ना? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी चारों भुजाओं के शीर्ष किसी वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हों, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए दिया चक्रीय चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त में स्थित हो, अर्थात एक वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म के कोण का योग 180 अंश, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण आपको पढ़ाया गया है। संपूरक कोण यानी दो कोणों का योगफल 180 अंश, और आपको कोटिपूरक या पूरक कोण आपका दो कोणों का योग 90 अंश।
प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का अति लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो आपको हल कराया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।